नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 24 जून 2023 और डेली के करंट अफेयर्स के न्यूज एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए, आज का हम लोग करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू द नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा इस पूरे पीडीएफ का। आप वहां पर जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला जो आज का न्यूज यहाँ पर देख लेना है, हम लोग बात करेंगे लैब ग्रोन डायमंड के बारे में ना। क्यों न्यूज में था ये लैब ग्रोन डायमंड? क्योंकि आपको पता है जब मोदी जी जो है ऑफ कोर्स विजिट है यूएस में, एंड यस उन्होंने 7.5 कैरेट का लैब ग्रोन डायमंड को यूएस के फर्स्ट लेडी, दैट इज यूएस का फर्स्ट लेडी क्या होता है, जो कि प्रेसिडेंट की वाइफ होती है उन्हीं को, राइट। सो उनको ये गिफ्ट दिया गया है 7.5 कैरेट का लैब ग्रोन डायमंड गिफ्ट किया गया है। दैट इज वाई दिस वाज वेरी मच इन न्यूज। एंड लैब ग्रोन डायमंड की अगर बात करें, यस इंडिया अगर देख लीजिएगा, यस इसमें बहुत ही ज्यादा आगे है इस लैब ग्रोन डायमंड के सेक्टर में। इनफैक्ट अगर गुजरात का सूरत डिस्ट्रिक्ट देख लीजिएगा, गुजरात के सूरत में सबसे ज्यादा ये लैब ग्रोन डायमंड की प्रोडक्शन एक्टिविटीज बेसिकली होती है, राइट। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया से लीडिंग प्लेयर, एंड ये लैब ग्रोन डायमंड जो है काफी ज्यादा प्रोड्यूस करती है। इनफैक्ट ये जो है ना लैब ग्रोन डायमंड इसलिए ज्यादा अभी अफोर्डेबिलिटी है क्योंकि देखिए डायमंड से ये सस्ता होता है। रफली बोला गया दैट अराउंड 20% चीपर होता है, पहली बात। तो साथ ही साथ जो है इसको कंसीडर किया जाता है इको फ्रेंडली, क्योंकि लैब में प्रोसेस करके ग्रो किया जाता है। आप इसके लिए माइनिंग एक्टिविटीज तो नहीं कर रहे हो, राइट। मोर ओवर यस इस क्लियरली डेटा दिया गया दैट इंडिया अगर देख लीजिएगा, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लैब ग्रोन डायमंड। कौन से टेक्नोलॉजी के थ्रू अ टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग कहते हैं सीवीडी टेक्नोलॉजी। और ओवरऑल दुनिया में ग्लोबल जितना इसका प्रोडक्शन होता है उसमें अराउंड 15% तो इंडिया में ही होता है। एक अगर एक्सट्रीम और एक फैक्चुअल अगर बात बताया जाना अगर आपको बोलूं तो लैब ग्रोन डायमंड को सबसे पहले जो डेमोन्स्ट्रेट किया गया था या फिर बनाया गया था, दैट वाज नॉट इन इंडिया, दैट वाज इन यूएसए। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सब नेक्स्ट जो यहाँ पे न्यूज है ये है रिगार्डिंग गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में ना। क्यों था गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में न्यूज? क्योंकि पहले तो वो देख लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में पहली बात तो ये नेशनल पार्क है और डिसाइड किया गया है दैट इस पार्क का कुछ प्रोपोर्शन जो है वो लैंड, जो कुछ प्रोपोर्शन ऑफ लैंड ऑफ कोर्स दिया जाएगा आर्मी और इंडियन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स को दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो रीजन है ना ये एडजॉइनिंग है चाइना बॉर्डर के, और आपको पता है दैट ऑफ कोर्स चाइना के साथ हमारे रिलेशंस बिल्कुल ही अच्छे नहीं है, राइट। सो ऑफ कोर्स फ्यूचर पर्सपेक्टिव में देखकर कहीं ना कहीं उन रीजन्स में हम लोग बंकर्स बनाएंगे, क्योंकि अगर आज नहीं कल कभी भी अगर सोचो वॉर का सिचुएशन में हो जाना, अगर ऐसा क्रिएट आ गया तो एटलीस्ट वी विल बी फुल प्रूफ फ्रॉम दैट, राइट। सो दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग दिस वेरी थिंग राइट अलोंग द एलएसी बॉर्डर। नाउ इसको स्टैब्लिश कब किया गया था इस गंगोत्री नेशनल पार्क को? 1989 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, है ना। उत्तराखंड का उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ये वाला रीजन जो है ना, दिस रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट, ऑलराइट। सो ये लोकेटेड ऑफ कोर्स इन द अपर कैचमेंट एरिया ऑफ भागीरथी रिवर, वहीं से भागीरथी रिवर भी निकलती है, आपको पता होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द गोविंद नेशनल पार्क और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज वेल। थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेजेस के लिए। और यस अगर मैं इसका और भी आपको प्रोमिनेंट लोकेशन दिखाऊं दैट ये कहां है, तो वो आप इस यहीं पर देख पा रहे हैं दैट यस दीज आर द रीजन जहां पर, जैसे आप देख लो ये है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, राइट। ये केदारनाथ सेंचुरी, ये गंगोत्री नेशनल पार्क, ये है गोविंद नेशनल पार्क, राइट। वैसे यहाँ का कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहाँ राजाजी नेशनल पार्क है। सो दीज आर द लोकेशंस दैट आर बीइंग गिवन फॉर दिस वेरी थिंग, राइट। एनीवेज आगे हम लोग बात करेंगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को रिलेटेड, राइट। क्यों हम लोग बात करेंगे? क्योंकि ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने पब्लिश किया एक नया स्टैंडर्ड फॉर फूड सर्विंग यूटेंसिल्स, जो क्या बनाया जाता है फ्रॉम एग्री बाई प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स के थ्रू। आप देखोगे कभी भी दैट इस टाइप के कटलरी सेट्स होता है ना, तो ये सब क्या है, अल्टीमेटली वुड से ही बनाया जाता है। बहुत समय आप देखोगे पत्तों, शादी पहले क्या होता था, शादियों में पत्तों का थाली मिलता था ना, राइट। सो व्हाट वाज दैट? These were made through eco-friendly process only, right? And of course उसको फेंक दोगे तो भी वो eco-friendly है। So yes, अगर हम लोग बात करेंगे about food serving utensils made from agriculture products, yes, इसमें फोकस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सरकार का ओवरऑल एम है दैट रिड्यूस किया जा सके प्लास्टिक पोल्यूशन को। क्योंकि अगर इसको हम लोग नहीं यूज करते तो इसका ऑल्टरनेटिव ही यूज करते ज्यादातर क्या है,
प्लास्टिक्स यूज करते हैं, राइट। तो प्लास्टिक्स को प्रमोट एकदम डिसप्रमोट करना है, और कहीं ना कहीं इन सब चीजों को अगर हम लोग प्रमोट करें तो इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी हम लोग इंश्योर कर रहे हैं, राइट। नाउ अगर ये स्टैंडर्ड ओवरऑल एक्चुअली में इंप्लीमेंट हो गया 100%, जो कि ऑफ कोर्स होगा क्योंकि सरकार ने एक बार अगर डिसीजन ले लिया तो यस होना ही वाला, राइट। तो इसके फायदे क्या क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इट। सो फर्स्ट एडवांटेज विल बी, अगर बायोडिग्रेडेबल एग्री बाई प्रोडक्ट्स यूटेंसिल्स यूज किया जाए तो यस इट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एनवायरमेंटल सेफ्टी, पहली बात। तो दूसरा, नेचुरल जो रिसोर्सेज है वो कहीं ना कहीं कंजर्व होंगे, और कहीं ना कहीं प्रमोशन होगा हमारा सर्कुलर इकोनॉमी का। सर्कुलर इकोनॉमी तो मतलब तो समझते ही हो, चीजों को अगर आप कोई भी इकोनॉमिकल कोई भी चीज रिसाइकिल करके अगर उसका इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट किया जा सके, यस दैट इज सर्कुलर इकोनॉमी, राइट। नाउ these utensils are free from harmful additives, yes absolutely, ये natural चीज है, right। and these standards also creates economic opportunities for farmers, क्योंकि ultimately farmers are the one who are associated with this primary source of activities, right। so they are the one who will be providing the raw materials, right। तो indirectly आपको पता ही है ना that सरकार का एम ही है that farmers के इनकम को डबल किया जा सके। तो क्या हम बोल सकते हैं that ये जो एक्टिविटी है वो एक step ahead towards doubling the farmer income? Yes, we can say that as well, right। in fact ये support करता है sustainable agriculture practice को, जो क्या indirectly promote करता है rural regions के development को। और इंडिया में अगर देख लीजिएगा लार्ज स्केल और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, और अनडाउटेड ये सब जो मैन्युफैक्चर करेंगे कौन करेगा, एप्पल कंपनी तो नहीं आएगी ना करने के लिए, यस देयर इज लार्ज स्केल एमएसएमईज है, तो यही लोग बेसिकली ये सब काम करते हैं, एंड ऑफ कोर्स उनका भी ग्रोथ पर्सपेक्टिव में ये बहुत ही सहायक होने वाला है ये स्टेप, राइट। नाउ हम लोग बात कर लेंगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में भी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बॉडीज है, नेशनल बॉडीज, जिनके बारे में डायरेक्टली सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस पास्ट में भी आए हैं, एंड यस दिस इज ह्यूज प्रोबेबिलिटी दैट इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सके। सो लेट्स सी अबाउट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जिसको एस्टैब्लिश कब किया गया था, 1986 को। इनफैक्ट ये ओरिजिनली इनैक्ट किया गया था अंडर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 1986, और ये जो नया एक्ट है वो रिप्लेस कर रहा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 1986, which was introduced in the Lok Sabha, which was subsequently further, मतलब ये legislation है that कब इसको पास किया गया था। एनीवेज इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ये आपको याद रखना है, और किस मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। रीजनल ऑफिसेस अगर देख लीजिएगा, यस अलग अलग रीजन्स में, जैसे अगर ईस्टर्न कमांड देख लीजिएगा वो है आपका ईस्टर्न रीजनल ऑफिस, वो है कोलकाता में, वैसे ही सदर्न रीजनल ऑफिस चेन्नई में, वैसे ही वेस्टर्न रीजनल ऑफिस मुंबई में, नदर्न रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ में, और सेंट्रल रीजनल ऑफिस अगर देख लीजिएगा ये है दिल्ली में, राइट। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स क्या है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का? ऑफ कोर्स एक हार्मोनियस जिससे डेवलपमेंट किया जा सके ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। कोई भी सेक्टर में स्टैंडर्डाइजेशन को प्रमोट करना है ना, या फिर कोई भी गुड्स को क्वालिटी, उसका क्वालिटी सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करने के लिए यस इसका इस्तेमाल होता है, और साथ ही साथ ये थ्रस्ट प्रोवाइड करता है टू द स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। अगर एक्टिविटीज देखें हम लोग ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का क्या क्या है, ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट तो करता ही अलग सेक्टर में, बट साथ ही साथ प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, हॉलमार्किंग के लिए, लेबोरेटरी सर्विसेज के लिए, ट्रेनिंग सर्विसेज के लिए जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग स्टैंडर्डाइजेशन भी है इसके लिए, एंड ऑफ कोर्स कंज्यूमर्स अफेयर्स एंड पब्लिसिटी के लिए भी ये इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल एविएशन के बारे में, राइट। नाउ क्यों डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल एविएशन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं गाइस, just give me 1 minute, I guess, yes, okay, yes, हाँ डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल एविएशन के बारे में बात करेंगे। क्यों न्यूज में था, क्योंकि रिसेंटली डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल एविएशन ने सस्पेंड किया था एक पायलट का लाइसेंस, राइट। नाउ क्यों किया गया था, क्योंकि उन्होंने एक अनऑथराइज्ड पर्सन को कॉकपिट में जाने का अधिकार दिया था। देखो क्या होता है ना दैट अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो तो यू वोंट बी अलाउड टू विजिट द कॉकपिट। कुछ कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में प्रोवाइड किया जाता है, जैसे अगर बच्चों के साथ अगर फ्लाई किया जा रहा है ना, तो एक पेरेंट को बच्चों के साथ कॉकपिट में जाने का just that is a goodwill gesture, that's it, but हम और आप जैसे लोगों को डायरेक्टली एक्सेस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सो वही है,
अनऑथोराइज पर्सन, कौन कौन ऑथोराइज पर्सन होता है? यस, या तो आपके फ्लाइट अटेंडेंट्स जो होता है, या तो कैबिन क्रूज जो होता है, या फिर ऑफ कोर्स जो पायलट्स होते हैं वही तो संभालते हैं, राइट? दे आर ओनली द ऑथोराइज पर्सन, राइट? नाउ एक क्या हुआ दैट एक पायलट ने ऑफ कोर्स चंडीगढ़ से ले जाने वाले फ्लाइट में एक ऑथोराइज दे आई मीन घुसने दे दिया था कॉकपिट में। इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं डीसीजीए, राइट, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यस डीसीजीए मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इन्होंने सस्पेंड किया था लाइसेंस ऑफ द एयर इंडिया पायलट फॉर कितना साल के लिए? 1 साल के लिए, ठीक है? सो ये क्या है? ये डीसीजीए, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है सिविल एविएशन के सेक्टर में, जिसका प्राइमरी जो डील करती है विद द सेफ्टी इश्यूज, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कैरी आउट सेफ्टी ओवरसाइट एंड रेगुलेटरी फंक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स जो क्या ऑफ कोर्स इस एक्ट के अंडर में आता है, एंड ऑफ कोर्स जो कि भी रूल्स बने हुए उसके अंडर में सब कुछ रेगुलेशंस जो करती है ये डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा ही किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। एंड मिनिस्ट्री, कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा इसको संभाला जाता है? यस, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसको हेड किसके के द्वारा किया जाता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और इसका मैंडेट वही है, एक ही चीज है जो कि बार बार डिस्कस किया, दैट रेगुलेशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। यही नहीं, सिविल एविएशन रेगुलेशंस या फिर एयर सेफ्टी के रिलेटेड हर एक रेगुलेशंस जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अंदर ही आती है, राइट? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में। ये रिसेंटली न्यूज में हम लोगों ने देखा था ना। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अनडाउटेडली क्यों न्यूज में, पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया दैट इस रीजन के अलाउंग जो है हेलीकॉप्टर जॉयराइड सर्विसेज को फिर से रीस्टार्ट किया जा सके, जिससे ऑफ कोर्स टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, राइट? सो लेट्स सी व्हाट इज इट ऑल अबाउट, राइट? नाउ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दिस इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, राइट? ऑफ कोर्स किसका स्टैच्यू है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैच्यू है, राइट? नाउ ऑफ कोर्स इसको बिल्ड किया गया था उनको ऑनर करने के लिए, और इसको इनॉग्रेट किया गया था 31 अक्टूबर 2018 को। 31 अक्टूबर 2018 एक बहुत प्रोमिनेंट दिन है, क्योंकि यही दिन था 143rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार पटेल को सेलिब्रेट यहां पर किया गया था। इनफैक्ट ये अभी तक का दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है, ठीक है, इन द वर्ल्ड। एंड इसका कितना टॉल है? 182 मीटर, राइट? जो क्या 600 फीट के आसपास है, ऑफ कोर्स। नाउ ये चाइना के स्प्रिंग टेंपल बुद्धा के से भी टॉल है। इनफैक्ट आपने सुना होगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये जो एक मसाल करके खड़ा होता है ना, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, राइट? उससे भी ये टॉलर है, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अगर देख लीजिएगा ये 93 मीटर टॉल ही है, राइट? 2020 में इट वाज एडेड टू द 8 वंडर्स। जी हाँ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको दुनिया में नहीं माना जाता, बट यस दे हैव कंसीडर्ड दिस रीजन एज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, राइट? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज है, यहां पर बात की गई है रिगार्डिंग ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। क्यों? क्योंकि एक रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज हुआ था जहां पर बोला गया था दैट मार्केट एक्सेस जो है ना काफी ज्यादा क्रिटिकल है फॉर द सक्सेस ऑफ इंडिया का मोमेंटम टुवर्ड्स ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। अनडाउटेडली दुनिया देख रही है दैट यस इंडिया कहीं ना कहीं मूव कर रही है नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, काफी ज्यादा इसका प्रमोशन किया जा रहा है, बट बोला जा रहा है दैट मार्केट का कनेक्टिविटी, मार्केट का एक्सेस काफी ज्यादा क्रिटिकल है, राइट? मार्केट में भी देखो किस टाइप के, मैक्सिमम तो मिडिल क्लास पर्सन है, राइट? सो कैन मिडिल क्लास पीपल अफोर्ड, कैन मिडिल क्लास पीपल अफोर्ड टू हैव दीज थिंग्स? दैट इज द क्वेश्चन राइट नाउ। सो बेसिकली यहां पे हम लोग डिफरेंसेस देखने वाले हैं दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग दोनों की तरफ तो इंडिया मूव कर रही है, बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम? लिसन, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि अगर इससे 2-3 स्टेटमेंट्स उठा के आपको क्वेश्चन में दे दिया गया, सो से फॉर एग्जांपल आपको मेंस ही आ रहा है, राइट? मेंस में आपको कुछ लिखना पड़ेगा इसके रिलेटेड, या फिर प्रीलिम्स के रिलेटेड क्या होगा दैट इससे अगर 2-3 स्टेटमेंट्स उठा के आपको पंप कर दिए जाए ना, तो आप शायद कंफ्यूज कर सकते हो, क्योंकि एक ही टाइप का तो लग रहा है ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग, एक ही है ऑलमोस्ट, राइट? बट इसमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस है। चलो उन बेसिक निटिग्रिटीज डिफरेंसेस को हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस एस्पेक्ट अगर देख लोगे, यस यूज ऑफ केमिकल की जहां तक बात करें, कन्वेंशनल जो नॉर्मल हम लोग फार्मिंग करते थे वहां पे क्या करते थे, या केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते थे, पेस्टिसाइड यूज करते थे, एक्सटेंसिवली यूज करते थे। बट वहीं पर अगर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो ये जो है ना डिस्करेज करता है, मतलब प्रोहिबिट नहीं करता है। देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग में डिस्करेज किया जाता है, प्रोहिबिट बिल्कुल नहीं करता है, डिस्करेज किया जाता है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का रिलायंस, राइट? मतलब उस पर रिलायंट होना डिस्करेज किया जाता है। बट ये तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है,
नेचुरल फार्मिंग की अगर बात करें, नेचुरल फार्मिंग या फिर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जिसमें बोलता है, यहाँ पे ऑल टुगेदर प्रोहिबिट किया जाता है। समझ लो बात, यहाँ पर जो है केमिकल पेस्ट फर्टिलाइजर को बिल्कुल डिस्करेज किया जाता है, दैट मत यूज करो, बट हाँ यूज करना हो तो एक्सट्रीम सिचुएशन में यूज किया जाता है, बट यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग में ऑलरेडी प्रोहिबिट किया जाता है। पहली पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यूज ऑफ एक्सटर्नल रिसोर्सेज। यस, नेचुरल फार्मिंग मतलब हम लोग जो कन्वेंशनल फार्मिंग करते थे वहां पे अनडाउटेडली रिलायंस ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा था। यस, वही ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी देखिएगा तो यस, ऑर्गेनिक मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज किया जाएगा। यहाँ पे ऑर्गेनिक मैन्योर फर्टिलाइजर नहीं, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैन्योर फर्टिलाइजर, बट यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्सेज से ही ये भी बुलाया जाता था, राइट। बट यहाँ पर अगर देख लीजिएगा, यस, इट रिलाइज ऑन लोकली अवेलेबल एंड फार्म बेस्ड रिसोर्सेज। जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बीजामृत के बारे में, जीवामृत के बारे में, राइट। सो यस, इन सब का ही इस्तेमाल करके, मतलब से फॉर एग्जांपल एक कोई फार्मर मिक्स फार्मिंग कर रहा है, राइट। मिक्स फार्मिंग मतलब आप क्रॉपिंग एक्टिविटीज तो कर ही रहे हो, बट साथ ही साथ लाइव स्टॉक भी पाल रहे हो। अब लाइव स्टॉक का जो फीकल मटेरियल है, राइट, से फॉर एग्जांपल काउ यूरिन या फिर काउ डंग के साथ मैन्योर क्रिएट हो जाएगा। समझ रहे हो बात? तो वो सब ही हुआ लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज, राइट। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग में लेकिन बाहर से ही हम लोग रिसोर्सेज को मंगाते हैं। एनीवेज, सॉइल प्रिपरेशन अगर देख लीजिएगा, इसमें इट रिलाइज ऑन प्लोइंग, टिलिंग, मिक्सिंग ऑफ मैन्योर। यस, कन्वेंशनल फार्मिंग होता है, राइट। हाँ, यहां पर भी बेसिक एग्रो प्रैक्टिसेस जैसे प्लोइंग, टिलिंग तो होता है, बट वहीं पर आप जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में देख लीजिएगा, नो प्लोइंग, नो टिलिंग या फिर नो फर्टिलाइजर आर यूज्ड, है ना। इनफैक्ट ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोज जो मैटर्स होता है ना, उसी को सॉइल के सरफेस में डाला जाता है। समझ रहे बात? नेक्स्ट, वीट कंट्रोल। वीट कंट्रोल के सेक्टर में अगर देख लीजिएगा, यूज ऑफ केमिकल हर्बिसाइड्स एंड मैकेनिकल वीडिंग। यस, कन्वेंशनल फार्मिंग में तो हम लोग यही करते हैं, बट वहीं पर आ जाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कहीं ना कहीं इंकरेज किया जाता है नेचुरल मेथड ऑफ वीट कंट्रोल, जैसे मल्चिंग। और ये तो ऑर्गेनिक फार्मिंग रहे, अब यहाँ आ जाता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में इट कंसिडर वीड्स एज एसेंशियल यूज एंड यूजेस देम एज लिविंग और डेड लेयर्स इन लेयरिंग फॉर्म। बेसिकली मल्च लेयर में उसको यूज किया जाता है वीड्स को इन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। नेक्स्ट, पेस्ट कंट्रोल के सेक्टर में अगर बात करें, यस, केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। यहाँ पर क्या नेचुरल पेस्ट कंट्रोल मेथड्स यूज किया जाता है, जैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल या फिर नेचुरल पेस्टिसाइड्स। वैसे ही यहाँ पे नेचुरल फार्म मेड पेस्टिसाइड्स जैसे दर्शपानी, नीम अस्त्र, ये सब चीजें यूज की जाती है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें कॉस्ट का, इट कैन बी एक्सपेक्टेड ड्यू ऑफ कोर्स एक्सटर्नल इनपुट और मशीनरी के कारण यहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाती है। ऑफ कोर्स यहाँ पर भी एक्सपेंसिव होती है, क्यों? क्योंकि कॉस्ट जो रहता है ऑर्गेनिक इनपुट का, लेबर का, बहुत ज्यादा रहता है। बट यहाँ पर जो है ना, इट कैन बी डन ऑलमोस्ट इन जीरो बजट, क्योंकि देखो ना, यहाँ पर जो एक्सटर्नल ऐसे फैक्टर्स है जैसे जो क्या केमिकल मेथड्स के यूजर यूटिलाइजेशन, उसको तो हम लोग बिल्कुल ही वाइप ऑफ कर दे रहे हैं ना। तो यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग आर रिस्पेक्टिवली cheaper alternative as compared to organic या फिर conventional farming. Clear? ठीक है। Now next is sustainability. Yes, it has negative impact on the environment. Yes, negative impact on the environment. But वहीं पर it promotes sustainability, it promotes soil quality and biodiversity. Is it clear? वैसे ही अगर हम लोग बात करें, it promotes sustainability, works with the local biodiversity and ecology as well. So yes, आई मीन ये भी सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करता है, ये भी सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है कहीं ना कहीं, बट यहां पर लेकिन नेगेटिव, कन्वेंशनल फार्मिंग में ऐसा नेगेटिविटी होता है, राइट। सो या दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडे सेशन। अगर हम लोग एक बार रिवीजन कर ले दैट हम लोगों ने आज के क्लास में क्या क्या डिस्कस किया, जिससे आपके भी एक प्रॉपर फ्रेमवर्क मिल जाए। तो पहले हम लोगों ने लैब ग्रोन डायमंड के बारे में बात की, जो क्या मोदी जी के द्वारा गिफ्ट किया गया है। मोदी जी मतलब क्या, इंडिया के द्वारा गिफ्ट किया गया है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, है ना, इंडिया के द्वारा गिफ्ट किया गया है टू, यस, ऑफ कोर्स फर्स्ट लेडी ऑफ यूएसए, राइट। एंड हम लोगों ने देखा भी, यस, इस सेक्टर में इंडिया एज ए लीडिंग प्लेयर, जो क्या गुजरात के सूरत सिटी में बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया जाता है, और जो क्या एक टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग सीवीडी टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसके थ्रू हम लोग बनाते हैं ना। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में। क्यों न्यूज में था? क्योंकि ऑफ कोर्स इस पार्क का जो कुछ पोर्शन है वो आर्मी एंड इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स को दिया जा रहा है इन ऑर्डर टू क्रिएट बंकर सो दैट इन एक्सट्रीमिटीज फ्यूचर सिचुएशन, जिससे अगर बाई चांस अनस्टेबिलिटी सिचुएशंस प्रिवेल हुई बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो हम लोग कुछ स्टेप ले सकते हैं। उसका लोकेशन भी हम लोगों ने देख लिया कहाँ है। यस, दिस इज द लोकेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में। क्यों न्यूज में था? क्योंकि यस, फूड जो न्यू स्टैंडर्ड्स फॉर फूड सर्विंग यूटेंसिल्स जो क्या बनाया जाता है बाई एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स,
उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, हम लोगों ने देखा दैट एडवांटेज उसके क्या क्या है यूटिलाइजेशन के, एंड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एज अ बॉडी के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया, जिसके बारे में बोला दैट यस पास्ट में ऐसे क्वेश्चन आए तो मेक श्योर दैट इसके बारे में आप अपने नोट कॉपी में नोट्स जरूर से बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल एविएशन। रिसेंटली डायरेक्टर ऑफ सिविल एविएशन जो है उन्होंने सस्पेंड कर दिया था लाइसेंस ऑफ पायलट ऑफ एयर इंडिया। क्यों? क्योंकि उसने एक ऑथराइज्ड पर्संस को कॉकपिट में जाने का अधिकार दिया था, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस वाज न्यूज। तो ये अगर देख लीजिएगा, यस ये एक रेगुलेटरी बॉडी है इन द फील्ड ऑफ सिविल एविएशन जो क्या डील करती है विद सेफ्टी इश्यूज, वेरियस सेफ्टी इश्यूज, जो कि ऑफ कोर्स जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जिसको हेड किया जाता है बाय डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल एविएशन। और भी ये सब चीजें हम लोगों ने बात की। नेक्स्ट इज हम लोगों ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में बात किया, राइट? उसके बारे में डिटेल से हम लोग बात किया। हम लोगों ने बात किया दुनिया के सबसे ऊंचा स्टैच्यू है। और यस लास्ट वाला जो था वो था ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, जिसमें हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग के बीच में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उनको हम लोगों ने अच्छे से आज के सेशन में समझा। आशा करता हूं दैट आप लोगों ने भी इस चीजों को प्रॉपर्ली समझा होगा। अगर समझा होगा तो यस यू कैन शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड अदर एस्पिरेंट्स whosoever are preparing for these kind of very competitive exams. So anyways guys, this is all about the discussion from our end. We'll be meeting with you guys in the very next session. Till then, bye bye, take care, and thank you for listening to the whole video. Thank you very much guys.